Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and I welcome the students of BSCS 6th semester. Today it is my second lecture, and my topic for discussion today is report writing. Dear students, ये मेरा सेकंड लेक्चर है आप लोगों के साथ, और आज के सेकंड लेक्चर में मेरा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। अपनी रूटीन के मुताबिक मैं रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन से बात को शुरू करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी कोई टॉपिक शुरू करता हूं, पहले उसकी डेफिनेशंस पेश करता हूं, फिर उसकी तफसील देखी जाती है। तो रिपोर्ट राइटिंग की पहली डेफिनेशन है, अ रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। Specific information and evidence are presented in it. तो ये पहली डेफिनेशन है रिपोर्ट राइटिंग की, जिसमें कहा गया है कि इसको क्लियर पर्पस के साथ लिखा जाता है, ख़ास तरह के ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। रिपोर्ट हर शख्स के लिए नहीं बनाई जाती, और इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब इस पहली डेफिनेशन के हवाले से अगर कहा गया कि ये रिपोर्ट हर शख्स के लिए नहीं होती, तो उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। अब सपोज एक कॉमर्स डिपार्टमेंट है किसी इंडस्ट्री में, वहाँ एक रिपोर्ट जनरेट होती है। या बात को और आसान कर देते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है और इसके ऑडिट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट उस फैक्ट्री की हायर अथॉरिटीज़ के काम की है, वो इसे पढ़ेंगे, उनको समझ आएगी कि कंपनी या फैक्ट्री लॉस में जा रही है या फ़ायदे में है। ये रिपोर्ट बाहर अगर कोई थर्ड पर्सन पढ़ता है, कोई क्लर्क, कोई टीचर, कोई फल फरोश, तो उसके किसी फ़ायदे की नहीं होगी ये रिपोर्ट। लिहाजा कहा गया कि रिपोर्ट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। अब आप देखते हैं कि इस पहली डेफिनेशन के साथ मैंने इसका लिंक लिख रखा है। मैंने आपका ये लेक्चर तैयार करने के लिए इंटरनेट से रिसर्च की, 3 मुख्तलिफ बुक्स को देखा, और फिर ये आपका लेक्चर एक तैयार किया है। इंटरनेट की जिस वेबसाइट से मुझे ये डेफिनेशन मिली, मैंने उस डेफिनेशन का लिंक, उसका एड्रेस लिख दिया है, ताकि आप मज़ीद मालूमात के लिए इस एड्रेस से इस्तेफादा कर सकें। इसकी सेकंड डेफिनेशन है, essentially a report is a short, sharp, concise document which is written for a particular purpose. एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, कंसाइज, बड़ा मोहतात नपातुला डॉक्यूमेंट है, जो कि लिखा जाता है किसी खास मकसद के लिए, खास ऑडियंस के लिए। इट जनरली सेट्स आउट एंड analyzes a situation or problem, often making recommendations for future action। और इसमें मुस्तकबिल से मुतालिक रिकमेंडेशंस भी होती हैं। It generally analyzes a situation, इसको मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। Often making recommendations for future action, it is a factual paper and needs to be clear and well structured। इस डेफिनेशन के बाद अब प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें किस तरह से प्लान करना है, इसको पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड द रीडर थ्रू योर थिंकिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन। यानी अगर आप समझाना चाहते हैं अपने पढ़ने वाले को कि आपके थॉट्स क्या हैं, आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, आपका डिसीजन क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट बड़ा साफ सुथरा और सीधा सा हो। इट्स वर्थ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू प्लान इट आउट बिफोर हैंड। लिहाजा इसको लिखने से पहले प्लान कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप है, नो योर ब्रीफ।
ब्रीफ क्या है? जब कोई रिपोर्ट लिखना होती है तो एक ऑफिसर अपने मातहत को इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी इसकी ज़रूरी बातें बता देता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस दे देता है, क्योंकि कंपनीज में रिपोर्ट की स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी तैयार होती हैं, बनी हुई होती हैं। तो लिखने वाले को चाहिए कि इस ब्रीफ को पढ़ ले और उसके मुताबिक रिपोर्ट तैयार करें। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो राइटर यूजुअली रिसीव्स अ क्लियर ब्रीफ फॉर अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग व्हाट इज ही स्टडिंग एंड फॉर whom the report should be prepared. First of all, consider your brief very carefully and make sure that you are clear who the report is for. ये कहा गया कि ब्रीफ में लिखा होता है कि आप किसके लिए रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, लिहाजा इस बात को बहुत वाज़ेह कर लें कि रिपोर्ट किसके लिए है, किस मकसद के लिए है और इसको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। कीप योर ब्रीफ इन माइंड एट ऑल टाइम्स, कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इस ब्रीफ को मुसलसल अपने जहन में रखें, आपने अपनी लाइन से नहीं हटना। ड्यूरिंग योर प्लानिंग एंड राइटिंग मेक श्योर दैट यू कीप योर ब्रीफ इन माइंड हु आर यू राइटिंग फॉर एंड वाई आर यू राइटिंग, यानी किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसको मुसलसल अपने जहन में रखिए, इसको भुलाना नहीं। ये सेकंड स्टेप है। As you read and research, try to organize your work into sections by theme, a bit like writing a literature review। कहा कि जब इसको आप अपनी रिपोर्ट को लिख रहे हो, as you read and research, try to organize your work into sections by dividing them, a bit like writing a literature review। Make sure that you keep track of your references, especially for academic work। और हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट्स एकेडमिक है, तालीम से मुतल्लिक, यानी आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक रिपोर्ट्स लिख कर अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करवा रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में रेफरेंसेस होंगे। उन रेफरेंसेस को बड़ी एहतियात से लिखिए। ऑल्दो referencing is perhaps less important in the workplace, it is also important that you can substantiate any assertion that you make, so it is helpful to keep track of your source of information। ठीक, तो कहा गया कि एकेडमिक रिपोर्ट्स में तो रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, हाँ अलबत्ता वर्क प्लेस पर बिजनेस रिपोर्ट्स में कोई बहुत ज़रूरी नहीं हुआ करते। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं ज़रा इस सेंटेंस को एक नज़र देखना चाहता हूँ। इसमें मुझे कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एज यू रीड एंड रिसर्च ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इनटू सेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। ये काफ़ी पेचीदा सेंटेंस था, तो मैं सेंटेंस को एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैंने लिखा है कि एज यू रीड एंड रिसर्च ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इनटू सेक्शंस जस्ट लाइक अ लिटरेचर रिव्यू, यानी आप अपनी रिपोर्ट को सेक्शंस में बांट दें और इस तरह से लिखें जैसे कि लिटरेचर रिव्यू स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। जो अब तक हमने पढ़ा उसमें तो सिर्फ प्लानिंग थी, अब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर वेरी, हाउएवर यू शुड प्लान टू इंक्लूड एट द वेरी लीस्ट an executive summary, introduction, the main body of your report, and a section containing your conclusion and any recommendations। कहा गया कि शॉर्ट रिपोर्ट्स के स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ बिजनेस फर्म्स अपना ख़ास फॉर्मेट बनाती हैं, तैयार करती है, उस फॉर्मेट के तहत रिपोर्ट लिखी जाती है।
लेकिन बहरहाल कुछ पार्ट्स इसमें ज़रूरी होते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, हर एक फॉर्मेट में एक एग्जेक्टिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट वगैरह और एक कंक्लूजन ज़रूर हुआ करता है। अब एग्जेक्टिव समरी क्या है? द एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ साइंटिफिक रिपोर्ट इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट। आप जो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसका खुलासा है, ये शुरू में पेश किया जाता है। इट्स वर्थ राइटिंग दिस लास्ट, इट इज़ वर्थ राइटिंग दिस लास्ट, और मुनासिब है कि आप एग्जेक्टिव समरी को आखिर पे लिखें, पहले पूरी रिपोर्ट तरतीब दे लें और उसके बाद when you know the key points to draw out, it should be no more than half a page to a page in length। और दूसरी बात ये बताएगी कि जब आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं तो जो स्टैंडर्ड पेज होता है वो उसकी लेंथ का हाफ होना चाहिए, हाफ पेज की समरी मुनासिब रहती है। रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव समरी इज डिजाइंड टू गिव बिजी एग्जीक्यूटिव्स अ क्विक समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। और इसका मकसद क्या है? हम रिपोर्ट से पहले उसकी समरी क्यों लिखते हैं कि जो लोग बड़े मसरूफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के हायर अथॉरिटी के लोग, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बजाय पहले उसकी क्विक समरी पढ़ते हैं। अगर बात उनकी समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज वो रिपोर्ट को एक तरफ रख देते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन दूसरा अहम पॉइंट है जी रिपोर्ट में। द इंट्रोडक्शन सेट्स आउट व्हाट यू प्लान टू से एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? sets out what you plan to say and provide a brief summary of the problem under discussion। आपने कुछ कहना है और जो मसला आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसका खुलासा बयान किया जाता है। इट शुड ऑल्सो टच ब्रीफली ऑन योर कंक्लूजन, और इस इंट्रोडक्शन में आपके कंक्लूजन का भी एक टच होना चाहिए, यानी आप रिपोर्ट का जो भी कोई नतीजा निकालते हैं, इसका जो भी कोई एंड करते हैं, उसका एक टच इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी मेन बॉडी। The main body of the report should be carefully structured in a way that leads the reader through the issue। और इसकी मेन बॉडी को इस तरह से बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए कि पढ़ने वाले को इश्यू समझ में आ जाए। मतलब बात टू द पॉइंट होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप मामलात को डिस्क्लोज किया जाए। बात में उलझन अबहाम नहीं होना चाहिए। यू शुड स्प्लिट इट इनटू sections using numbered subheadings relating to theme और areas for consideration। इसके लिए एक मशवरा दिया गया कि आप अपनी इस रिपोर्ट को, बॉडी ऑफ रिपोर्ट को पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, आप इनको नंबर दे सकते हैं। It may also include experimental result। All the information that you present should be related back to the brief and the precise subject under discussion। और आपने जो भी कोई डिटेल्स बॉडी ऑफ द रिपोर्ट वाले हिस्से में दी हैं उसका ताल्लुक आपके टॉपिक से, सब्जेक्ट मैटर से ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर ए हो और बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आप बात करते हो बी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जी। द कंक्लूजन सेट्स आउट व्हाट इन्फ्रेंस यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इन्फ्रेंस होता है नतीजा अखज़ करना। तो कहा गया कि कंक्लूजन में राइटर, लिखने वाला, आपको बताता है कि उसने क्या नतीजा अखज़ किया है, इंक्लूडिंग एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और अगर इसने किसी तजर्बे के नतीजे में कोई रिजल्ट हासिल किया है तो उसका भी जिक्र कंक्लूजन में होता है। इट में इंक्लूड रिकमेंडेशंस और दीज में बी इंक्लूडेड इन अ सेपरेट सेक्शन। कंक्लूजन में रिकमेंडेशंस शामिल की जा सकती हैं और रिकमेंडेशंस को एक अलहदा हेडिंग के तहत भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमारी अगली हेडिंग रिकमेंडेशंस ही है। रिकमेंडेशंस सजेस्ट हाउ यू थिंक द सिचुएशन कुड बी इम्प्रूव्ड एंड शुड बी स्पेसिफिक, अचीवेबल एंड मेजरेबल। जब आप रिकमेंडेशंस लिख रहे हैं तो आप अपनी तरफ से एक मशवरा दे रहे हैं कि इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है। If your recommendations have financial implications, you should set these out clearly with estimated cost of
पॉसिबल। और अगर आपकी रिकमेंडेशंस में पैसों का जिक्र है, खर्च का जिक्र है, तो एस्टिमेट कॉस्ट लिख दीजिए कि इस मामले के हल करने पर अंदाजन इतना पैसा खर्च होगा। आपकी रिपोर्ट में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल बहुत अहम होता है रिपोर्ट के लिए, लेटर एप्लीकेशन के लिए, सब कुछ के लिए। इवन आपके पेपर के लिए राइटिंग स्टाइल बहुत अहम है। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट योर एम शुड बी to be absolutely clear. Above all, it should be easy to read and understand even to someone with little knowledge of the subject area. कहा गया कि आपकी राइटिंग स्टाइल में इतनी आसानी होनी चाहिए, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट और इजी वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए कि आइडिया आसानी से समझ आ जाए। हत्ता कि एक शख्स, अगर एक ऐसा शख्स आपकी रिपोर्ट को पढ़े जो कि आपके पेशे से, आपके प्रोफेशन से वाकिफ नहीं है, वो भी समझ जाए कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। You should therefore aim for crisp, precise text using plain English and shorter words rather than longer with short sentences. लिहाजा आपको चाहिए कि मुख्तसर sentences इस्तेमाल करें, सादा आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, पेचीदा अल्फाज और लॉन्ग sentences को अपने राइटिंग स्टाइल का हिस्सा मत बनाएं। जी, तो जब हम राइटिंग स्टाइल की बात करें तो राइटिंग स्टाइल में जार्गन्स का इस्तेमाल मना किया गया है। इफ़ यू हैव टू यूज स्पेशलिस्ट लैंग्वेज यू शुड एक्सप्लेन ईच वर्ड एज यू यूज इट। कहा गया कि अगर आपको ख़ास कारोबारी ज़ुबान इस्तेमाल करना है अपनी रिपोर्ट में, तो इसमें आप अपने कारोबार से मुतलिक जितने भी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी जार्गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको सादा लफ्ज़ों में साथ साथ एक्सप्लेन करते जाइए। इफ़ यू फाइंड दैट यू हैव हैड टू एक्सप्लेन मोर देन about 5 words, you are probably using too much jargons. और अगर कहीं आपको अपनी एक रिपोर्ट में 5 से ज़्यादा जार्गन्स को या लफ्ज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी इस रिपोर्ट में जार्गन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है एंड नीड टू रिप्लेस सम ऑफ इट विद सिंपलर वर्ड्स। और ज़रूरी है कि आप इनको, इनकी जगह सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। उसके बाद कंसीडर योर ऑडियंस। तो ऊपर वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग स्टाइल में ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, सादा हो, बल्कि इसमें टेक्निकल टर्म्स का और जार्गन्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए, ताकि एक ऐसा शख्स जो आपके प्रोफेशन में नया है या उसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन से नहीं है, वो भी इसको समझ सके। और कहीं अगर आपको जार्गन्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखें। अगला पॉइंट आ जाता है जी, कंसिडर योर ऑडियंस। इफ द रिपोर्ट इज डिजाइंड टू बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, बल्कि कंसिडर योर ऑडियंस। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले यू अप्रोच पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई तहरीर लिखते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, कम्युनिकेशन की दुनिया में रहते हुए, तो हम अपने राइटर को फोकस अपने रीडर को अहमियत देते हैं, उसको फोकस करते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नुक्ता नज़र से लिखते हैं। वो जो सोचता है उसके मुताबिक लिखते हैं। ये यू अप्रोच होती है। और रिपोर्ट राइटिंग में भी यू अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी रिपोर्ट इस तरह से लिखनी है कि आप अपने पढ़ने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। If the report is designed to be written for a particular person, check whether you should be writing it to you or in the third person. तो आपको ये देखना है कि आप जब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो लफ्ज़ यू के साथ
रिपोर्ट लिखी जा रही है, आप अपने मुखातिब को सेकंड पर्सन के तौर पर मुखातिब करते हैं, उसको यू कह के मुखातिब करते हैं या उसके लिए थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या है? फॉर एग्जांपल, द चीफ एग्जीक्यूटिव में लाइक टू कंसिडर। जब आपने कहा द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये एक नाउन है, ये थर्ड पर्सन है। लेकिन अगर आपने कहा कि यू में लाइक टू कंसिडर, तो यू सेकंड पर्सन है, यानी आप अपने मुखातिब को इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं गोया कि वो आपके सामने बैठा हो। और द मिनिस्टर इज रिकमेंडेड टू एग्री। ये इसकी दो एग्जांपल्स थी कि आपने अपने ऑडियंस को किस तरह से कंसिडर करना है। आपके जहन में होना चाहिए कि आपको यू अप्रोच अपनानी है या थर्ड पर्सन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा रिपोर्ट से मुतल्लिक कि रिपोर्ट की प्री प्लानिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट क्या है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स की टू टाइप्स की तरफ। रिपोर्ट्स दो तरह की होते हैं जी, शॉर्ट रिपोर्ट्स और लॉन्ग रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स आमतौर पर पॉपुलर हैं, मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट रिपोर्ट्स ही लिखी जाती हैं। और ये शॉर्ट रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स भी लिखते हैं अपनी एजुकेशन लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। ये मार्केट में, इंडस्ट्री में, ऑफिस में भी जनरेट की जाती है। लिहाजा शॉर्ट रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर लिखी जाने वाली एक प्रोडक्ट है और इससे मुतल्लिक हमारी नो हाउ होना ज़रूरी है। ए शॉर्ट रिपोर्ट इज़ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन टू इन्फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑडियंस अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। कहा गया कि ऑडियंस, एक ख़ास तबके को इंफॉर्मेशन फ्राहम करना एक ख़ास टॉपिक से मुतल्लिक, ये शॉर्ट रिपोर्ट का काम है। दैट हैज़ एन इम्पेक्ट ऑन देयर लाइव्स। और वो वाक़या ऐसा है, वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि पढ़ने वालों की ज़िंदगियों को मुतासिर करती है, कर सकती है। सच टाइप ऑफ वर्क इज़ यूज्ड मोर इन बिजनेस। और इस तरह के काम को बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, जर्नलिज्म में एंड साइंस, रेदर देन एज द यूनिवर्सिटी असाइनमेंट। यूनिवर्सिटी असाइनमेंट में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग इज़ मोर फोकस्ड एंड देयरफॉर ब्रोकन इनटू फ्यू सेक्शंस। ये चूँकि ज़्यादा फॉर्मल चीज़ है, फॉर्मल यानी रस्मी चीज़ है, रस्म के मुताबिक है। जब हम शॉर्ट रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखने की तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को, इसके रस्म व रिवाज को या इसके आदाब को, रख रखाव को अपने जहन में रखते हैं। और स्टूडेंट्स, आप ये देखते हैं कि इस शॉर्ट रिपोर्ट की 3.5 लाइन्स की डेफिनेशन के बाद मैंने लिंक आपके लिए पेश कर दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आप यहाँ से फर्दर स्टडीज़ कर सकें। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ आपको मज़ीद मवाद मिलेगा कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या है। एनीवे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या है। All companies and corporations have their own format and standard for documentation. Employees often come unprepared for writing such works as universities rarely focus on them enough. कहा गया कि हर एक कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है और जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आता है, कहीं उसको मुलाजमत मिलती है तो वो रिपोर्ट नहीं लिख पाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी। लॉन्ग रिपोर्ट्स may be prepared only once or twice a year, but short reports are prepared on daily basis in business firms and offices. It is therefore important to learn how to write a short report. तो कहा गया कि लॉन्ग रिपोर्ट तो साल में एक मरतबा, साल में दो मरतबा शाया होती है, जबकि शॉर्ट रिपोर्ट्स तो डेली बेसिस पर लिखी जाती हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि शॉर्ट रिपोर्ट्स का फॉर्मेट हमें पता हो। पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स, अगली चीज़, शॉर्ट रिपोर्ट का एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट का क्या मकसद है। तो बिफोर गेटिंग टू राइट, यू नीड टू थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट। Short reports are solely informative but sometimes can ask or warn a certain person or group of people about specific things. तो कहा गया कि short reports वैसे तो informative होती हैं, मालूमात फ्राहम करने के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन बाज़ बात इसमें किसी शख्स के लिए वार्निंग भी होती है। If the purpose is clear for you, readers will understand it too and make
appropriate conclusion। तो लिहाजा अगर आपका राइटिंग स्टाइल साफ सुथरा होगा तो पढ़ने वाला आसानी से इसको समझ भी लेगा, इसको जहन में रखेगा, इसको अहमियत देगा। पर्पस ऑफ रिपोर्ट के बाद कंसीडर योर ऑडियंस स्ट्रक्चर। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर योर ऑडियंस व्हेन राइटिंग। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनाब जब आपने रिपोर्ट लिखनी है तो यू अप्रोच अपनानी है, अपने ऑडियंस को जहन में रखना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स और न्यूज़ फॉर जर्नल्स एंड अदर periodicals, it is better to keep the language simple and at the same time professional। तो कहा गया कि अगर आप जर्नल्स वगैरह लिख रहे हैं, पीरियोडिकल्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो मुनासिब है कि आप सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, ताकि आप इंफॉर्मेशन को सही सही बयान कर सकें। व्हेन योर रीडर्स आर स्पेशलिस्ट इन द सेम फील्ड यू कुड यूज टर्म्स एंड जार्गन्स टू प्रेजेंट डेटा मोर प्रिसाइजली। हाँ, अलबत्ता अगर आप देखते हैं कि आपकी रिपोर्ट ऐसे हाथों में जानी है कि वो शख्स भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो लिहाजा अब आप जार्गन्स का, टर्म्स का इस्तेमाल खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को तमाम तो जार्गन्स की मीनिंग्स मालूम हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं जब हम रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। शॉर्ट रिपोर्ट में भी स्ट्रक्चर बहुत अहम है। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट काउंट्स अ लॉट इन रिपोर्ट राइटिंग। कहा गया कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत अहम चीज़ है। अ सॉलिड स्ट्रक्चर एंश्योर्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योर रिपोर्ट while loose constructed report cast a slur upon the good name of company and its writer। और अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है, रिपोर्ट लूज फॉर्मेट में लिखी गई है, तो ना सिर्फ कंपनी बदनाम होती है, लिखने वाला भी बदनाम होता है। Nowadays it has become easy to compose short reports because there are thousands of helpful samples on the web that might fit your particular पेपर। तो कहा गया कि अब शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखना मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि हज़ारों की तादाद में फॉर्मेट्स आपके लिए इंटरनेट पर मौजूद हैं। प्रूफ रीडिंग रिपोर्ट का बहुत अहम हिस्सा है। शॉर्ट रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग ख़ास तौर पर, क्योंकि ये डेली बेसिस पर जनरेट की जाती हैं, और अगर आप डेली बेसिस पर मिस्टेक्स करते चले जाएंगे तो सुपीरियर्स की नज़रों में, अपने आपके अफसरान की नज़रों में आपकी वैल्यू, आपकी कदर गिरती जाएगी। शॉर्ट रिपोर्ट्स आर यूज्ड मोर वाइडली इन बिजनेस राइटिंग। दे आर कंसिडर्ड एज वेरी फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल कंपनीज। इट इज़ देयरफॉर वाइटल टू प्रूफ रीड एंड चेक द वर्क आफ्टर यू हैव फिनिश्ड इट। तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपनी रिपोर्ट को रीचेक करें और इसकी प्रूफ रीडिंग करें। Proofreading enables you to ensure that you have satisfied the necessary criteria, क्योंकि प्रूफ रीडिंग से आपको पता चल जाता है कि आपकी रिपोर्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मयार के मुताबिक है या नहीं है। तो शॉर्ट रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद नीचे वाले पेज पे मैंने आपके लिए शॉर्ट रिपोर्ट का एक स्पेसिमेन इसमें शामिल किया है। जी, आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट का एक स्पेसिमेन है। रिपोर्ट फॉर्मेट टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इंग्लिश डिपार्टमेंट, सियालकोट कैंपस। पहले सब्जेक्ट है, फिर इंट्रोडक्शन है, इस बार डिस्कशन, यानी ये बॉडी ऑफ रिपोर्ट है जिसमें डिटेल पेश की जाती है। कंक्लूजन है, लास्ट पे रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह आ जाता है। तो अगर गौर किया जाए तो ये सारी रिपोर्ट्स एक लेटर के फॉर्मेट में है, जैसे कि कोई भी लेटर लिखा जाता है। इस रिपोर्ट को आप तफसील से पढ़िएगा, मैंने सिर्फ इसको पॉइंट आउट किया, इसकी हेडिंग्स पढ़ी हैं। अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस मौजू पे रिपोर्ट लिखी गई है, वो चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है, लिहाजा मैं उसको नहीं पढ़ रहा। आप अलबत्ता इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और इस तरह की रिपोर्ट्स के कई एक फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। बहुत मुनासिब होगा आपके लिए कि आप इंटरनेट पे सर्च करें और शॉर्ट रिपोर्ट्स मुतालिक फॉर्मेट्स निकालें और 2, 4, 10 फॉर्मेट्स पढ़ें।
अच्छा जी, a long report provides an in-depth view of an issue and discusses its long history. अब अगला टॉपिक आ जाता है जी लॉन्ग रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट की दूसरी सूरत है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिपोर्ट होती क्या, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्री प्लानिंग पढ़ी, फिर शॉर्ट रिपोर्ट्स को पढ़ा। शॉर्ट रिपोर्ट्स में तकरीबन वही चीज़ें रिपीट हुई थी जो हम पहले पढ़ चुके थे रिपोर्ट के ज़िम्मे में। अब लॉन्ग रिपोर्ट है, तो जनाब लॉन्ग रिपोर्ट, इसकी पहली 3-4 लाइंस इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर इसकी तफसील में जाएंगे। अ लॉन्ग रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ व्यू ऑफ एन इशू एंड डिस्कसेस इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग रिपोर्ट में किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से, किसी भी टॉपिक को गहराई से, तफसील से डिस्कस किया जाता है और इसकी हिस्ट्री पढ़ने वालों के सामने रखी जाती है। अ लॉन्ग रिपोर्ट डिफर्स फ्रॉम अ शॉर्ट रिपोर्ट इन पर्पस, स्कोप, फॉर्मेट एंड ऑडियंस। यानी अपने राइटिंग स्टाइल में, अपने स्कोप में, हद तक इसके ऑडियंस भी, इसको पढ़ने वाले भी आम पढ़ने वालों से मुख्तलिफ होते हैं। इट इज़ द आउटकम ऑफ मैनी वीक्स इवन मंथ्स हार्ड वर्क। और कहा गया कि लॉन्ग रिपोर्ट कई कई हफ्तों की मेहनत के बाद तैयार होती है। लॉन्ग रिपोर्ट्स प्रेजेंट अ रेंज एंड एन इन डेप्थ व्यू ऑफ अ प्रॉब्लम और आइडिया। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम से मुतल्लिक, किसी आइडिया से मुतल्लिक रुकावटों से आगाह करती है इन डेप्थ, गहराई में जाकर। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्टडीज एंड इज मच मोर वाइड स्प्रेड। एक लॉन्ग रिपोर्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सा नॉलेज मौजूद हो, आपकी स्टडीज एक्सटेंसिव स्टडीज हो। For a short report, it is suitable to write it in a letter or memo format, but for a long report, it must be written in a very pre-arranged style. तो लॉन्ग रिपोर्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को वक्त से पहले अरेंज करके लिखा जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड टू कंपोज अ लॉन्ग रिपोर्ट। तो मंदरजा झैल रूल्स को फॉलो करके हम लॉन्ग रिपोर्ट लिखते हैं। ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जी। नीड फॉर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। तो ज़रूरी कि आप इसमें इंट्रोडक्शन शामिल करें। दूसरे नंबर पे द डोमिनेंस ऑफ ऑर्डर, यानी लॉन्ग रिपोर्ट में ऑर्डर बहुत अहम होता है। हर चीज़ तरतीब से होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। लॉन्ग रिपोर्ट बिगिंस विद prefatory contents highlighting the problem statement, objectives, scope, methods followed etc। यानी तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को एक लॉन्ग रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और हर चीज़, हर हेडिंग अपनी अपनी जगह पर होना ज़रूरी है। राइटिंग स्टाइल बड़ा अहम है। राइटिंग स्टाइल हम पहले पढ़ चुके हैं। इन अ लॉन्ग रिपोर्ट द राइटिंग स्टाइल इज़ फॉर्मल एंड इम्पर्सनल। फॉर्मल होना चाहिए, मामूल के मुताबिक होना चाहिए। नीड फॉर कोहेरेंस प्लान, प्लान आपका मुरतब हो, मुनज़्ज़म हो, इसमें कोई खला ना हो, तमाम तर कड़ियाँ आपस में मिली हुई हों। पर्सनल relations, personal relationship is unlikely to exist between the writer and reader। लॉन्ग रिपोर्ट में पर्सनल रिलेशंस की कोई जगह नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, लिहाजा आप अपना पर्सनल रेफरेंस भी लॉन्ग रिपोर्ट में शामिल नहीं कर सकते। द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, जी हाँ, तमाम तर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ती हैं एक लॉन्ग रिपोर्ट को लिखने के लिए। लॉन्ग रिपोर्ट्स आर यूजुअली फॉर्मल इन नेचर। Nature of problem, a long report is suitable for complex and non recurring problems। यानी ये ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए बनी है जो कि अक्सर नमूदार नहीं होते। Length, a long report is not at all possible to be completed in a page or two। A long report usually includes some particular pages, for example prefatory page, that do not appear in short report। यानी एक लॉन्ग रिपोर्ट कई पेजेस पर मुहित होती है, इसको एक या दो सफ़ात में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, वरना ये लॉन्ग रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। रीडर, अ लॉन्ग रिपोर्ट इज रिटन फॉर समवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग रिपोर्ट कुछ खास लोगों के लिए लिखी जाती है, सभी इसको नहीं पढ़ते। अ लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग है जी नेक्स्ट टॉपिक। अ लॉन्ग रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड, आफ्टर एनालाइजिंग एंड interpreting the draws conclusions and
मेक्स रिकमेंडेशंस। लो जनाब, यहाँ पर हमने आज का ये टॉपिक ख़त्म किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रिपोर्ट राइटिंग का। इस रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक के लिए मैंने इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की, 3 या 4 मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ा, उसके बाद मैंने इतना डाटा कलेक्ट किया है कि मैं आपको ये समझा सकूं। तो आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।